अगर आपके स्टॉक में ऑलरेडी लगे हुए हैं तब तो मार्केट जितना नीचे जाए उतना आपको दर्द है, लेकिन अगर आपके हाथ में पैसे हैं और तब मार्केट नीचे जाए तब तो उससे अच्छा तो कुछ है नहीं। 70-80% पैसा जो होता है मार्केट में वो फिक्स रहता है। जो तेजी या मंदी लाता है वो 10-20% का जो इंक्रीमेंटल कैपिटल होता है वही लाता है। बैंकों और स्टॉक मार्केट के बीच में तो पैसे की मार्केट शेयर रहता है कि पैसे का मार्केट शेयर बैंकों के पास ज़्यादा है या स्टॉक मार्केट का ज़्यादा है, यही गेम रहती है। जो पैसे आए एक बार आ गए तो फिर वो वापस ना जाए, भले ही कम आए। अगर आप एक साल में 50% रिटर्न बनाते हो, अगले साल 20% खो देते हो, तो बात तो वही हुई जितना मैं एक साल में ऐसे कर रहा हूँ। क्या होता है कि आप आज बेच देते हो बट फिर अगले दिन फिर अपर सर्किट लगा तो फिर मन करने लगता है कि क्या पता ये 2-3 दिन और मारेगा अपर सर्किट, तो फिर लिया। कॉलेज का जो ट्यूशन फ़ी होता है वो मैंने लिया हुआ था और उसको फिर लगाया मार्केट में। पीटर लिंच पढ़ा तो लगा कि हाँ आसपास की चीज़ देखो, उसको खरीद लो अगर चल रही है। फिर जिम साइमंस पढ़ा तो लगा कि ठीक है मैथ मैथ का इस्तेमाल करो थोड़ा, तो तब पैसे बनेंगे। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट का जो ये प्यार है ना, कभी भी हो सकता है, और ज़्यादातर आजकल जो ये प्यार है वो ऑप्शंस में हो रहा है, ऑप्शंस बाइंग में स्पेसिफिकली। आज की इस वीडियो में प्रत्युष उपाध्याय जो कि पुणे से है, आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जब वो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहे थे +2 में, स्टॉक मार्केट का थोड़ा आइडिया हुआ उनको, फिर आगे चल के अपनी इंजीनियरिंग के 4 साल हर साल किस तरह से अपने कैपिटल को बढ़ाने की कोशिश की, अपने साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने की कोशिश की, अपने घर वालों से जो पैसा लिया था फीस देने के लिए वो सारा का सारा स्टॉक मार्केट में लगा दिया और थोड़ा बहुत नुकसान भी किया, फिर रिकवरी भी की। फिर आगे चल के जब आईटी जॉब किया तो उनको लगा कि अरे मेरे पास अब से पैसा कैपिटल बढ़ाने का तरीका बढ़ गया, क्योंकि सैलरी आएगी, इसको धीरे धीरे करके मैं स्टॉक मार्केट में लगाता रहूँगा। तो एक माइंडसेट, नुकसान और लॉसेज और चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को फेस करते करते एक ट्रेडर किस तरह से अपने आप को बड़ा बनाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, चाहे वो आप टीनेजर हो, एडल्ट हो, बुजुर्ग हो। इट्स ऑल द गेम ऑफ विल पावर एंड माइंडसेट एंड साइकोलॉजी along with the skill। प्रत्युष उपाध्याय पुणे से बिग बुल सीरीज में आपके साथ, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रत्युष उपाध्याय, ऑप्शन सेलर, वैल्यू इन्वेस्टर, पुणे से हो आप। अभी पिछले 6 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, ये सब चीज़ें मुझे पता है, नंबर सारे पता हैं ये वाले, लेकिन आपकी स्टोरी में डिग इन करेंगे अपन। और 6 साल पहले, लेट्स गो 6 ईयर्स बैक, फ्लैशबैक में चलते हैं, लेट्स सी कि 2017 16-17 में आप स्टॉक मार्केट में मेरे ख्याल से कदम रख चुके थे। वहाँ से शुरू करते हैं, कैसे रखा कदम पहला? तो पहले मैं जब 12th में था तब मुझे थोड़ा इकोनॉमिक्स वगैरह ये सब काफ़ी पसंद था, ऑल्दो दैट वाज नॉट माय सब्जेक्ट। बट होता है ना कि कुछ कुछ सब्जेक्ट थोड़ा इंटरेस्ट देते हैं, सो आई गेन सम इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक्स। सो फ्रॉम दैट थोड़ा थोड़ा ग्रैस्प करने की कोशिश किया, थोड़े 1-2 बुक्स पढ़े, फिर धीरे धीरे मार्केट में आया। तो एट दैट टाइम आई कुडंट ओपन माई ओन डीमैट अकाउंट, सो किसी का जो 18 ईयर्स का था किसी किसी का अकाउंट किया, ऐसे थोड़ा बहुत किया, पैसे लूज़ भी किए, बनाए भी। जब मैं 18 का हुआ तो फिर मैं कॉलेज गया, तो फिर फर्स्ट ईयर में पहुंचा, तो अब कॉलेज इज़ अ न्यू वर्ल्ड, तो उसके बाद फिर लगता है क्या करें, इंजीनियरिंग तो कर ही रहे हैं, वो हो भी जाएगी, उसके लिए कुछ ऐसा खास तो करना नहीं है। तो देन उसमें फिर मेरा इंटरेस्ट आने लगा, फिर मैं थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करने भी लगा था, कुछ पैसे खोए कुछ कमाए। तो उसके बाद फर्स्ट ईयर में मैंने शुरू किया, अपने नाम से डीमैट खोला। फिर दैट टाइम आई हैड अराउंड, कॉलेज का जो ट्यूशन फ़ी होता है वो मैंने लिया हुआ था और उसको फिर लगाया मार्केट में और मतलब पे करने की जगह। अभी रुको रुको, समरी थोड़ी करना है अपने को तो स्पेसिफिक में जाना है। मैं तो अभी वहीं पे हूँ, जो डीमेट अकाउंट किसी और के नाम पे खोला था, किसके नाम पे खोला था? एक फ्रेंड था मेरा जो 18 ईयर्स का था, उसके नाम पे उसको सही बताया था या कुछ और बता के खोला था? बताया था। प्रॉफिट शेयरिंग भी की थी। अच्छा, क्या कुछ याद है, कुछ ट्रेड वेड क्या मारा था तब? वो कोई ऐसा जो होते हैं ना जेड कैटेगरी स्टॉक्स होते हैं, उस समय ऐसे ही बस कोई भी ले लिया Set और category। पूरा पैसा डूब गया था। उसके बाद कितना पैसा था? 5,000 के आसपास होगा। अब 5,000 कम होता है? अच्छा, अरे 16-17 साल के लड़के के 5,000। उस समय जीरोधा में अकाउंट था, तो उसने जब कुछ होता है शायद जेड कैटेगरी में जाता है तो फिर वो बंद कर देते हैं ट्रेडिंग उसकी। तो मैंने खरीद के रख लिया, वो शायद आज भी पड़ा ही होगा वैसे के वैसा ही, बट उसमें ट्रेड कर नहीं सकते हैं। बट ये इकोनॉमिक्स से एकदम से स्टॉक मार्केट में और एकदम से डीमैट,
ये मतलब पता कैसे लगा और इतना इंटरेस्ट कैसे आ गया कि जेब से 5,000 निकाले, ले भाई? नहीं, मेरे फादर भी थोड़ा करते थे काफ़ी, मतलब अराउंड 10-20 ईयर्स बिफोर, तो उन्होंने भी थोड़े स्टॉक्स खरीदे हुए थे। बट ऐसा नहीं, मतलब जैसा मैं आज, तो फिर कुछ समय के बाद 10-15 ईयर्स के बाद उन्होंने बेचे तो काफ़ी प्रॉफिट हुआ था। तो फिर उससे थोड़ा इंटरेस्ट आया था। तो उसके बाद उस डीमैट अकाउंट वगैरह उस समय यूट्यूब का ट्रेंड धीरे धीरे शुरू हो रहा था कि जियो का रिवॉल्यूशन आ गया था, थोड़ा थोड़ा यूट्यूब पे कंटेंट आने लगे थे। तो जैसे होता है ना, इंजीनियर हूँ तो वो तो हर हर सेक्टर में ट्राई करना रहता है, तो कर लिया इसमें भी ट्राई, एंड बाई चांस आई फाउंड कि हाँ दिस इज़ क्वाइट, मतलब होता है ना कि मतलब मेरा इंटरेस्ट है इसमें। नहीं तो ये कौन से इंजीनियरिंग के कौन से ईयर में थी बात? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में ही? तो अगले 3 साल फिर जो 4 साल गए वो सारे इसी इंटरेस्ट पे गए या बीच बीच में आ जाता था या कुछ? इसी पे गए फ्रॉम फर्स्ट ईयर, तब से हुआ। फिर धीरे धीरे पैसे आने लगे, फिर मैंने कॉलेज की फ़ीस पे की अपनी खुद की, पे होती गई, ये सब धीरे धीरे किया। तो फिर उससे वो होता है ना, मोरल बूस्ट होता है कि हाँ कर सकते हैं कुछ। मतलब कॉलेज के टाइम पे ही यू आर एबल टू मेक मनी थ्रू थ्रू स्टॉक मार्केट? हाँ, अच्छा, कैसे? मतलब ये 4 साल, बाकी आगे की बात बाद में करेंगे, पहले यही बताओ मुझे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ईयर जब मैं पहली बार इन्वेस्टिंग शुरू की थी, इन्वेस्टिंग क्या, किसी भी तरह से पैसा कमाना है, मतलब वैसा शुरू किया था। तो ऑप्शन बाइंग हो, तो पहले पहले लगा कि छोटा कैपिटल है, कुछ भी शुरू कर देते हैं, ऑप्शन बाई कर लेते हैं। कई बार वो हुए, कई बार पैसे डूबे, कई बार बने। तो जैसे मुझे याद है कि इसमें शायद HDFC या किसी का मैंने वो एक ऑप्शन कुछ बाई किया था, तो उसमें आउट ऑफ द मनी कुछ बाई किया था, तो वो अच्छा खासा उसमें पैसे बन गए थे। मतलब 1-2 हज़ार का मैंने शायद बाई किया था, और वो शायद 4-5 हज़ार हो गया था। तो लगा कि ये तो पैसा डबल। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक इवेंट कुछ हुआ फर्स्ट ईयर में ही। फिर मैंने फर्स्ट ईयर में सब कुछ ट्राई किया, ऑप्शन सेलिंग ट्राई की, ऑप्शन सेलिंग कैसे ट्राई कर ऑप्शन सकते? सेलिंग सॉरी, ऑप्शन बाइंग ट्राई की। फिर क्या कहते हैं, BTST ट्राई किया, फिर इंट्राडे भी थोड़ा बहुत किया, बट उतना वो नहीं आया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे क्या होता था कि कॉलेज की फीस पहले ईयर की आई, तो मैंने दैट वाज अराउंड 1,20,000, तो उसको मैंने तुरंत पे करने की जगह कुछ टाइम के लिए रख लिया। ओह, तुम घर वालों ने पैसे तुम्हें तुम्हें दिए या अच्छा तुम्हें दिए कि तुम सबमिट कर दो फीस? तो मैंने रख लिया, मैंने कहा अभी पे कर दूंगा तब। तो फिर मैंने किया थोड़ा बहुत ट्रेड, तो दैट वाज अराउंड 120। तो फिर 2-3 महीने में वो करीब 140-45 हो गया, थोड़ा पैसे बन गए। तो फिर कॉन्फिडेंस आया कि थोड़ा लेवरेज भी लेके कुछ समय के लिए पैसा अपने पास रख के उसके बाद ही पैसे कमाए जा सकते हैं, बाद में पे कर देंगे जहाँ पे करना है। तो फिर पर मार मार तुक्के रहे थे ना, मतलब इट वाज प्योर, ये जस्ट बाइंग थिंग्स, यू डोंट नो कि क्या कर रहे हो। काइंड ऑफ, तो वही बताया ऑप्शन बाइंग की, जैसे मैंने HDFC की बताया, इसी तरह से और भी बहुत सारी की थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं उसमें इंडेक्स में आ गया कि मतलब कि इंडेक्स में करेंगे। उसके पहले कुछ हुआ होगा ऐसा कि 2-3 लॉट बाई किए थे मैंने, और वो पूरे ज़ीरो हो गए। तो लगा कि अब तो पैसे डूब रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, निफ्टी वगैरह में करते हैं, ये ज़्यादा बेटर है, थोड़ा थोड़ा रिटर्न कम मिलेगा बट सेफ्टी भी है। फिर ऐसे करते गया तो दैट टाइम मेरे पास मेरा खुद का था अराउंड, उस समय हो गया था 25-30,000 के करीब मेरा खुद का। तो उसके बाद मैंने उसको लगाया धीरे धीरे, 1-2 शॉट अच्छे हुए, तो उसके बाद वो दैट 30,000 बिकेम 60,000, ऐसे हो गया। एक दो शॉट अच्छे हुए, मतलब शॉट मतलब क्या? तो हाँ काइंड ऑफ। तो कैसीनो है, पूरा कैसीनो गेम चल रहा है, एक दो शॉट मारे लग गया भाई। तो अभी आपको पूरा प्योर वो ट्रांसफॉर्मेशन नजर आएगा कि कहाँ तुक्के से फिर आई एम श्योर। हाँ, तो उसमें फिर 30 से 60 हुए। फिर ऐसे करते करते जब मैं फर्स्ट ईयर के लास्ट में था, मतलब मेरा फर्स्ट ईयर ख़त्म होने वाला था, तो आई रीच्ड अराउंड 1 लाख। तो 1 लाख में घुमा फिरा के एक आध लॉट सेलिंग हो जाती है। तो क्या कहते हैं, फिर मैंने वो शुरू किया ऑप्शन सेलिंग की। तो मैंने देखा कि पैसे कम बन रहे हैं बट बन रहे हैं लगातार। मतलब अगर आप बहुत दूर का भी कुछ बेच दो तो थोड़े थोड़े पैसे बन जा रहे थे। बट यार एक बात बताओ प्रत्युष,
यहाँ पे अभी तक जो लाख तक पहुँचे हो, कोई तगड़ा लॉस तो झटका तो खाया होगा ना यार। मैंने बताया ना कि जैसे वो जेड कैटेगरी के स्टॉक्स वगैरह में लिए थे, तो वो सब पूरे बंद हो गए। उसके अलावा और फिर वो आपको बताया कि एक दो मैंने ऑप्शन बाइंग की थी, फिर देखा कि सीधे वो ज़ीरो हो जा रहा है, तो झटके तो लगे, बट मुझे लगा कि पैसे तो कमाने कहीं से। और ये पता था कि जब कॉलेज पास आउट करूँगा तो ठीक ठाक जॉब तो लग ही जाएगी, वो तो सबकी लग जाती है। उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो कुछ और करते हैं। लॉस जो हुए उसको मैंने इग्नोर किया कि हाँ, दैट्स ओके, दैट इज़ पार्ट ऑफ इट। ये तो अपने को पता है कि 20 10 10 का 25 25 30 30 से 50 फिर 60 फिर लाख, ये तो पता है अपने को अच्छे वाले। जो नीचे झटके लगे हैं वो कितनी कितनी वैल्यू के हुआ करते थे? वो एक बार मुझे याद है कि लगा था अराउंड 7,000 का लगा था, तो उस समय बहुत बड़ा वो होता था। जैसे आपका अगर 60,000 या समथिंग कैपिटल है, उसमें आपका 7,000 सीधे एक दिन में वाइप आउट हो जाए, वो भी शायद उसमें था, HDFC में ही था वो भी। और कुछ तो उसमें फ्यूचर में, ये HDFC पता नहीं कितने नौकरों की कहानियों में आता है यार, सच में। क्योंकि वो सब ब्लू चिप रहता है, तो उस समय लगता है कि ये ले लेते हैं। तो उसमें मैंने कुछ तो वो किया था, फ्यूचर पे हार्ड ट्राई किया था, तो एक ही दिन में ज़्यादा वो मूव नहीं किया था, ज़्यादा मूव नहीं किया फ्यूचर भी कर रहे हो तुम यार। था। तो उसमें 1 लाख के करीब हो गया था कैपिटल। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, तो क्या हुआ कि मैंने ट्राई किया, अब उसमें 7,000 के करीब लॉस हो गए, तो अब दैट इज़ अराउंड 7%। बट वो फ्यूचर में तो लेवरेज होता है, एक्चुअल में वो थोड़ा सा ही मूव किया था, बट फिर इतना लॉस हो, मैंने सोचा कि अब फ्यूचर कभी नहीं छूऊंगा। उसके बाद यही ऐसे करते करते हुआ। नहीं मतलब कभी ऑप्शन बाई कर लिया, फिर सेलिंग जब लाख पे पहुंच गए सेलिंग किया, फ्यूचर किया, इंट्राडे मारा, क्या मतलब क्या चल क्या रहा था मन में कि यार मेरे को सब करके ट्राई करके देखना है कि कौन सा मेरे को सेट आता है, या देख लेते हैं? नहीं, एक्चुअली यही करना था कि मुझे खोलना था कि मेरा नीश क्या है, कि मैं किस में बेटर रहूँगा। तो उसमें अलग अलग उस समय बुक वगैरह पढ़ रहा था, तो जो बुक जैसे पीटर लिंच पढ़ा तो लगा कि हाँ, आसपास की चीज़ देखो, उसको खरीद लो अगर चल रही है। फिर जिम साइमंस पढ़ा तो लगा कि ठीक है, मैथ का इस्तेमाल करो थोड़ा, तो तब पैसे बनेंगे। फिर सोरोस नहीं पढ़ा? जोर सोरोस नहीं पढ़ा? सोरोस नहीं नहीं, उसके लिए तो इकोनॉमी गिरानी पड़ेगी। वो शॉर्टिंग सिखा देते। ये है कि मतलब शॉर्टिंग कभी मैंने उतना की नहीं की, होता है उसमें थोड़ा डर सा लगता है कि शॉर्टिंग उतना नहीं होता, अभी भी नहीं होता। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे मैं फिर वॉरेन बफेट की पढ़ी, ये सब बेसिक बुक, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ये सब वगैरह पढ़ी ही थी। तो बट जिसे तो ट्रेडिंग वाली है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत पढ़ा। तो जैसे जिसको पढ़ता था सोचता था कि इसका कुछ ट्राई करते हैं, तो उसके कारण जो आपको इतनी सारी वेरिएशंस दिख रही हैं, ये उसके कारण है कि कभी इंट्राडे, सेलिंग, बाइंग सब चल रहा है। मतलब शुरू में फ़न किया, शुरुआत बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि हर जगह पैर वैर लगाए, और थोड़ा किस्मत भी अच्छी थी कि पैसा बन रहा था तो रिस्क ले सकते थे ये वाला। अगर एक आधा बड़ा झटका लग जाता, ना लगे किसी को, बट तो फिर कि भाई वही ठीक था, वो कॉलेज की किताब निकालो यार, वो एग्ज़ाम है साला, पास होना है। जॉब चाहिए। अच्छा, तो 1 25 1 30 हो गया था, तो फिर कॉलेज की फ़ीस भर दी? हाँ, सेकेंड ईयर से। की फ़ीस भर दी और बाकी का प्रॉफिट ऊपर से निकाल के डाल दिया मार्केट में? तो जैसे सेकेंड ईयर आते आते जैसे मैंने क्या किया, थोड़ा मेरा क्या हुआ था, किस्मत अच्छी थी, तो ऑप्शन बाइंग में थोड़ा चल गया था। तो मैंने बताया 30,000 शुरू किया था, तो अराउंड 1.5-2 लाख मैंने ऐसे ही कर करके हो गया था। जैसे इन्वेस्ट, जैसे उस समय जैसे मैंने बताया टाटा एलेक्सी में किया था, तो सेकेंड ईयर 2000 समथिंग की बात है। तो अब उसके बाद मैंने किया, तो उस समय अच्छा वो HDFC AMC करके जो है उसमें भी लगाया था, तो वो भी बहुत अच्छा बढ़ा था। तो और पहले मुझे क्या होता था कि थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा तो बुक कर लेता था। ये मतलब जो सबसे बड़ा होता है ना कि मतलब प्रॉफिट दिखे तो बुक कर लो, लॉस हो तो होल्ड किए रहो। तो पकड़े हाँ, तो पहले ये प्रॉब्लम होती थी। तो बट उसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेड बढ़ जाती है। आप अब कहीं से पैसा निकालो तो कहीं तो डालोगे ही। तो ऐसे कर करके उसमें मेन में कहूँगा थोड़ा किस्मत भी सही थी, थोड़ा पैसे बन गए। जैसे क्योंकि अगर आपको इनिशियल बूस्ट नहीं मिलता है तो फिर आप उतना अपने कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाओगे। क्योंकि मैं क्या होता था ना, शुरू से ही उतना मैं चार्ट और शुरू में तो मैं काफ़ी देखता था, अब मैं उतना चार्ट वगैरह नहीं देखता हूँ।
क्योंकि मुझे लगता है ओके कि क्या होता है कि अगर दुनिया में कुछ हो रहा है तो आवर मार्केट विल फॉलो दैट ओनली। जैसे अभी जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में क्या कहते हैं, मैंने उसमें जब हो रही थी तो मैंने बहुत सारी पोजीशन एकदम डाउन साइज कर दिया था कि भाई यहाँ पे तो गिरना ही है, आरएसआई जो भी कहे, मूविंग एवरेज जो भी कहे, बट अब न्यूक्लियर बम फूटेगा तो गिरेगा ही सब। तो तो ये इस तरह से मैंने थोड़ा वो किया। फिर मैंने थोड़ा ओके थोड़ा बीच में कैपिटल वगैरह भी ऐड किए, ऐसे करते करते आज कहाँ से सोर्स क्या होता था कैपिटल का? पढ़ाई कर रहे थे तुम तो। फर्स्ट ईयर के एंड में मेरे पास अराउंड 1.5 ऐसे कुछ होंगे, मतलब सेकेंड ईयर की स्टार्ट होते होते इस टाइम। तो उसके बाद मैंने वो शुरू किया, ऑप्शन सेलिंग थोड़ा थोड़ा किया। तो उसमें क्या होता था उस समय, कभी मैं वो करता था, लिक्विड बीज बाई कर लिया, ठीक है, तो थोड़ा कुछ पैसे वगैरह आ रहे हैं। यार ये इन्फॉर्मेशन या नॉलेज कहाँ से आ रही थी? ये बाय कर लेता हूँ वो, या इसको ऐसे समझा था चल यार ये भी उठा लो, चल ये भी उठा लो, ऐसा हो रहा था सच में? नहीं नहीं, उसमें जैसे क्या होता था ना कि मैं लगाया, अपना ब्रोकर खोला, उसमें वॉच लिस्ट देखी, मनी कंट्रोल वगैरह। पहले कई बहुत सारे टाइम तो ऐसा हुआ है कि मनी कंट्रोल वगैरह टॉप लूजर जो है उसको खरीद लिया, अब और कितना गिरेगा। तो ये किया मैंने, तो फिर उसके बाद वो ऊपर गया। नहीं नहीं, बट पता क्या है, ये चीज़ें और बताओ प्रत्युष, क्योंकि ये दिस इज़ नॉट जस्ट यू, सिर्फ अकेले तुम नहीं हो, बहुत लोग यही करते हैं। और हम इससे बताने की कोशिश करेंगे कि ये गलत है भाई, दिस इज़ रॉन्ग। तो ये इनिशियली मैं ये करता था कि जैसे मनी कंट्रोल खोला, टॉप लूजर ढूंढा, सोचा अगर ये अच्छी कंपनी, थोड़ा ठीक ठाक पी वगैरह, फंडामेंटल थोड़ा देख लेता था कि हाँ पी वगैरह ठीक है तो और कितना ही गिरेगा, या मतलब कुछ मेजर बिजनेस मॉडल में चेंज तो नहीं आया है। तो ऐसा, तो ये सब देखा, अगर ठीक ठाक लगा तो उठा लिया। अब उसको रखा हूँ कुछ दिन तक, और 90% केसेस में अब वो बढ़ जाता था। क्यों? क्योंकि जैसे मैं ये आपको जैसे बताने में लग रहा है कि ऐसे रैंडमली, बट ऐसे होता नहीं था। कि जैसे अब आप कोई कंपनी देखे, वो सिक्लिकल है नहीं, ठीक है, प्रॉपर सेकुलर ग्रोथ कंपनी है। अब उसके बाद उसका पी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, वो आज एक मेजर न्यूज़ के कारण हो सकता है गिर गई हो, तो उसको आप खरीद लोगे अगर, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में नॉर्मली पैसा बढ़ता ही है, बस हिम्मत की बात चाहिए होती है। हाँ मतलब अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और अगर एक आधी खबर आई है, सिक्लिकल का मतलब यही है कि उसका बिजनेस रेवेन्यू पूरे साल आता रहता है, किसी सीज़न या किसी उस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। ये बाकी लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं, बट एट द सेम टाइम उस पर अगर बेट करोगे तो या आई मीन, बट यार बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, वो रिकवर कर जाएगा, अपने लेवल पे वापस आ जाएगा, जस्ट ये कर सकते हैं, उतना का ही प्रॉफिट है। ये 4 साल चलता रहा है या बदले तुम, इवॉल्व किए? ओके, पहले साल में हम बैठे हैं 1.25 लाख के कैपिटल पे, दूसरा साल शुरू हुआ था। तो दूसरा साल शुरू हुआ तो उसमें मेरा फोकस काफ़ी था BTST पे और इन सब पे, कि आज खरीदा। इंट्राडे पे थोड़ा फोकस था, तो इंट्राडे में मैंने थोड़े हाथ जलाए हैं, तो क्योंकि वो उसको किया तो एक दिन में क्या हो रहा है उसमें, तो वो फिर प्योर वो हो जाता है, टेक्निकल और एनालिसिस करो और क्या हो रहा है उसमें कुछ कोई कर नहीं सकता, तो उसमें तो हाथ जले हैं। बाकी जितने सेगमेंट थे उसमें ऐसा नेट प्रॉफिट में ही अच्छा खासा आया हूँ। तो सेकेंड ईयर का शुरुआत हुआ तो मैंने ये शुरू किया कि जैसे एक होता है ना पेयर ट्रेडिंग हो गई, कि सेम उसके वैसा कर लिए। हाँ, तो पेयर ट्रेडिंग की, BTST किया, ये सब टाइप की चीज़ें की। तो ये करते करते किए थोड़े, तब भी ऑप्शन बाइंग थोड़ी बहुत चल रही थी, थोड़ी बहुत, और साथ में ऑप्शन सेलिंग भी चल रही थी, एक लॉट ऐसे ही थोड़ा बहुत, और मतलब होता है ना कि मार्जिन बेनिफिट लेके उसको कम करके कैलेंडर। मतलब एक अलग तरीके का ही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चल रहा है कि ऑप्शन बाइंग में रिस्क लेते हैं, ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा पैसा आता रहेगा, ये 2-3 चीज़ें नई ट्राई कर लेते हैं, तो हर चीज़ चल रहा है। तो ये किया मैंने सेकेंड ईयर में। तो उसके बाद धीरे धीरे कैपिटल बट कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा था, क्योंकि क्या हो रहा था कि जो मैं स्टॉक जैसे ख़रीदता था, जैसे मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ कि उस समय मैंने ख़रीदा होगा, जैसे ये जो टाटा एलेक्सी हो गया और HDFC AMC हो गया, ये सब मैंने काफ़ी उस एक बार जैसे मैं ख़रीदा, मैं क्या करता था, जैसे प्रॉफिट हुआ उसको बुक किया, उसके बाद फिर उसको खरीद लेता था ताकि मुझे पोर्टफोलियो में निगेटिव ही दिखता रहे, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा तो मन ललचेगा कि बेच देते हैं। तो ऐसे कर करके वो प्रॉफिट आ रहा था,
तो उसको मैंने ये सब होल्ड किया करीब 1 साल तक, तो अच्छा खासा प्रॉफिट उसमें बना। यार लोगों को ना सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है कि उनका कैपिटल अप्रिशिएट नहीं होता है, क्योंकि वो जो भी फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग करते हैं उस फॉर्मेट में कंसिस्टेंटली पैसा बनाना और क्वांटम में पैसा बनाना, ये दो अलग अलग चैलेंज है, पर दोनों बहुत बड़े चैलेंज हैं। और अभी लोग कहेंगे यार प्रत्युष को तो टेक्निकल भी नहीं आता था उतना, तो यार बना कैसे? क्योंकि देखिए, जितना आप सिंप्लीफाई करोगे चीज़ों को उतना बेटर रहता है। जैसे आप 10 इंडिकेटर देखोगे तो आप डिलेमा में चले जाओगे कि क्योंकि ऐसा शायद ही होगा, 10 ऑफ द 9 केसेस में ऐसा होगा कि 2 इंडिकेटर के बीच में डाइवर्जेंस ही होगा, कि हर इंडिकेटर एक टाइम पे नहीं कहेगा कि ऊपर ही जाएगा ये स्टॉक। तो ये जो आपका आप उसमें फिर किसको फोकस करोगे? उसमें भी तो आपको किसी एक को प्रायोरिटी देनी होगी ना, कि अगर ये इंडेक्स कह रहा है ऊपर जाएगा, दूसरा इंडिकेटर कहता है कि नीचे जाएगा, तो आप एक को तो इग्नोर ही करते हो ना। जैसे मेरा मानना था कि, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैं साइकिल्स को बहुत फॉलो किया कि जैसे अब जैसे यूएस फेडरल रिजर्व है और उसने अगर इंटरेस्ट रेट टाइटनिंग की है वो, तो लिक्विडिटी क्रंच आएगा हर जगह, कि मार्केट में पैसे की कमी होगी। देखिए 70-80% पैसा जो होता है मार्केट में वो फिक्स रहता है, जो तेजी या मंदी लाता है वो 10-20% का जो इंक्रीमेंटल कैपिटल होता है वही लाता है। तो करेक्ट, ये प्योर तुम इकोनॉमिक्स में बात कर रहे हो अभी, कि अगर यूएस के फेडरल ने कह दिया कि भाई मैं इंटरेस्ट रेट गिराने वाला हूँ या बढ़ाने वाला हूँ, उस हिसाब के तुम्हारा जो एफआईआई डीआई है वो इंडिया की मार्केट से पैसा निकालेगा और यूएस की में डालेगा, या यूएस में से निकालेगा इंडिया में डालेगा। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है तुम्हारी इकोनॉमी के ऊपर, जहाँ पे तुम्हारी लिक्विडिटी या कैश फ्लो मार्केट में कितना रह गया, क्योंकि बैंकों में पैसा अगर चला जाएगा तो मार्केट से पैसा निकल जाएगा, लिक्विडिटी क्रंच आ जाएगा वहाँ पे। तो इसको इस भाषा में समझाने की कोशिश करो ताकि सबको समझ में आए। अब यही मैंने बताया ना कि इसमें जब ये ऐसा होगा कि यूएस का फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को डाउन करेगा, तो ये नेचुरल है कि जो ये क्या कहते हैं स्टॉक मार्केट, बिटकॉइन, इन सब टाइप की जो चीज़ें हैं, इन सब में ही पैसा आएगा ना, पैसा जाएगा कहाँ फिर? करेक्ट। तो उसके लिए आपका टेक्निकल फिर जो भी गए वो उसको बढ़ना ही है, कोई थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, कोई थोड़ा कम बढ़ेगा। जैसे जनरली क्या होता है कि जैसे जब इस टाइप के जब फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को कम करता है, तो जो फार साइटेड कंपनीज होती हैं, जैसे जिनकी अभी प्रॉफिट उतने नहीं है, जैसे पेटीएम, जोमेटो, नाइका, इन सब टाइप की कंपनी, तो तब ये रिस्क ऑन ट्रेड शुरू होता है कि जैसे हाँ आपके पास फ्री का पैसा बैठा है, बैंक में डालोगे तो 2-3-4% यूएस में तो इतना ही मिलता है, तो उससे अच्छा आदमी फिर रिस्क लेना चाहता है कि ठीक है आज से 5 साल बाद हो सकता है जोमेटो प्रॉफिट करे, नाइका, पेटीएम प्रॉफिट करे, तो इसमें पैसा लगाते हैं। बट अगर बैंक रिटर्न आपके यूएस का दे रहा है 7%, 5%, 6%, अगर इतना दे रहा है तो भाई वो कहेगा कि ठीक है हम क्यों इतना रिस्क लें, हम बैंक में रखते हैं, कुछ पैसा तो बनेगा। करेक्ट। तो ये सब जो स्मॉल कैप, मिड कैप है, उस समय बहुत हैवी सेलिंग प्रेशर में आते हैं जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। तो बैंकों और स्टॉक मार्केट के बीच में तो पैसे की मार्केट शेयर रहता है कि पैसे का मार्केट शेयर बैंकों के पास ज़्यादा है या स्टॉक मार्केट का ज़्यादा है, यही गेम रहती है। एक ही के पास रह सकता है। हाँ, तो ये है, तो मेरा ये मानना था, और अभी तक आई थिंक आई एम राइट, क्योंकि आप जितना कॉम्प्लिकेट करोगे चीज़ों को उतना आपको परेशानी होगी। आप जब दिन का 1 घंटा दे के पैसे कमा सकते हो, तो आप क्यों आपको 10 इंडिकेटर और 10 चीज़ों के सामने बैठ के एनर्जी वेस्ट कर रही है? टेक्निकल इज़ वन थिंग, बट मैक्रो भी एक एनालिसिस है, वो भी ज़रूरी है, बट उससे एक कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है। स्पेसिफिक स्टॉक कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे, वो नहीं पता लग सकता, मतलब दैट इज़ डिफ़िकल्ट। मार्केट कहाँ जाएगी इसका आइडिया हो सकता है। तो यही है, इस तरह से किया मैंने काफ़ी। और भी जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि अब जैसे ये सिचुएशन ट्रेडिंग इसको कहेंगे, कि इलेक्शन हो गया, बजट हो गया, इन सब में मैंने पैसे काफ़ी कमाए, मतलब कि ठीक ठाक कमाए हैं। कि जैसे इलेक्शन है तो उस हिसाब से पहले से ऑप्शन सेलिंग या बाइंग जो भी करनी है, पहले से एक सोच लो कि ये होगा तो ऐसा होगा। मान लीजिए अगर वो कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो मार्केट तो नीचे जाएगा। तो इन सब टाइप की चीज़ों को मैंने ज़्यादा फोकस किया। जैसे पैसे तो हर आदमी अलग अलग तरीके से बनाता ही है, वो हर तरीके से पैसे बनते हैं,
बट हर आदमी का अलग वो होता है ना स्किल सेट कि आप किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हो। इसमें यार एक चीज़ बताओ, ये इवेंट बेस्ड, मतलब ये इवेंट्स हो गए, मैक्रो इवेंट और माइक्रो इवेंट, मतलब डोमेस्टिक इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट्स, कुछ भी हो गया, उसके बेस पे एक कॉन्टेक्स्ट बन जाता है कि मार्केट का मूवमेंट क्या है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती है प्रॉफिट की या पोजीशन क्रिएट करने की। बट रेगुलर ट्रेडिंग करना, लाइक ऐसे ऑप्शन बाइंग सेलिंग, दैट्स नॉट गोना हैपन। तो ये जब 2-3 साल हो गए थे अपने को इंजीनियरिंग में, 2 साल हो गए थे इंजीनियरिंग में, तो अपन मैक्रो लेवल एनालिसिस करके पैरेलल इन्वेस्टिंग कर रहे थे या यू वर मोर इनटू ट्रेडिंग एज वेल? तो इसको मैं बताता हूँ, जैसे मैंने मैक्रो लेवल एनालिसिस की, उसके बाद मैंने स्टॉक्स खरीदे, उसको प्लेज किया, उसके बाद मुझे मार्जिन बेनिफिट मिला, ठीक है। अब उसके बाद मैंने शुरू किया तब ऑप्शन सेलिंग, और ऑप्शन सेलिंग में जो करता था तो जनरली सिर्फ निफ्टी में करता था। कितने कैपिटल के साथ? उस समय अराउंड सेकेंड ईयर के एंड में भी अराउंड मेरे पास 2.53 के करीब कैपिटल हो गया था, 2.5 2.75 के करीब। उसमें कुछ पैसे मेरे भी थे और मैंने ऐड भी किए थे। उसके बाद ऐसा किया तो फिर जैसे मेरा जो इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग से मुझे, अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लेते हो, आप अगर डिसेंट ठीक ठाक कंपनी लेते हो तो 10-12-13% तो मिल ही जाता है, मतलब मिनिमम इतना तो मिल जाता है। अगर सपोज़ मैंने इन्वेस्ट किया कुछ पैसे, उसके बाद उसको प्लेज करके मार्जिन लिया, वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि जो स्टॉक्स थे मेरे, अगर मैंने डिसेंट स्टॉक्स लिए हैं, HDFC लिया है, रिलायंस लिया है, ठीक ठाक लिए हैं, तो 1 साल 1.5 साल के टाइम फ्रेम में वो 10-12% 13% तो रिटर्न देते। हाँ, साल में 12-14% आराम से, आराम से। तो वो हो गया। अब आप यहाँ से अगर फिर जो उसका मार्जिन बेनिफिट मिला, अगर आप आउट ऑफ द मनी भी करते हो तो आप महीने का 1% ऐसा इतना तो निकाल सकते हो अपने कैपिटल का, कुछ नहीं, बस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो दोनों का बड़ी बहुत शान ट्रेडर हो यार तुम। मतलब यू प्ले सेफ देयर एंड यू प्ले सेफ देयर एज वेल, बोल दोनों साइज में, इन्वेस्टिंग में भी यू आर प्लेइंग सेफ। और फिर अब जैसे घुमा फिरा के वो हो गया 28-30% रिटर्न बन जाता है। अगर आपको फाइट का वे मार्केट में, जब आपको 25-30% रिटर्न चाहिए किसी एक स्मॉल कैप मिड कैप से, बट आप अगर उसको हाफ कर देते हो कि ठीक है मैं एक ब्लू चिप का एक पोर्टफोलियो, या इवन निफ्टी 20 भी मैंने लेके रखा है, 2.5 लाख का मैंने निफ्टी 20 लिया, वो भी 1 साल में हो सकता है ना दे, 2 साल में वो घुमा फिरा के हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से आप देखोगे तो 12-13% तो देगा ही। तो आप उधर से 12-13 लो, इधर से आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेल करो, या स्ट्रैंगल स्ट्रैडल जो भी करना है आपको करो। 1% पर मंथ निकालना ऑप्शन सेलिंग से, दैट इज़ वेरी इजी। अगर आपका 1% 1% पर मंथ, 12%, मतलब 12-13% हो गया साल का ये। हाँ, तो ये आप जैसे ऑप्शन सेलिंग करो तो अगर जो भी करता हो जानता होगा कि 1% तो निकल ही जाता है। आप दूर दराज के कोई ऑप्शन शॉर्ट कर दो, वो 0 हो ही जाएगा, तो 1% वहाँ से निकाल लो महीने का, तो 25 से 30% के बीच का रेंज वो आ जाता है, दोनों आप इन्वेस्टिंग और वो सब ले लोगे तो इस तरीके से होता है। तो मैंने उसके बाद किया 30% वहाँ से निकल गया। इसको मैंने फिर कंटिन्यू किया और भी बहुत सारी चीज़ें करता गया। फिर मैंने एक चीज़ और की कि ये एक हो गया मान लीजिए एक पोर्शन, और उसके बाद आपको अगर पैसे ही बनाने ना, खुद से ट्रेडिंग करना तो ऐसा कंपलसरी है नहीं। फिर मैंने क्या किया, 1 लाख रुपए लिए, उसको म्यूचुअल फंड में डाल दिए, ठीक है। उससे अच्छा, ये इंजीनियरिंग के टाइम की बात चल रही है, करेक्ट? हाँ तो तुम पढ़ाई कर भी रहे थे। हाँ ये इंजीनियर कैसे बन गए तो? आज यू आर ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग विद वन ऑफ द टॉप कंपनीज, जिसका स्टॉक प्राइस भी बहुत महंगा है, बट वो बाकी बात, वो अलग बात है। बट वहाँ भी जॉब कर रहे हो एंड यू आर काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द होल कॉन्टेक्स्ट। इकोनॉमिक्स ने, ये इकोनॉमिक्स का कुछ प्ले था पहले का कुछ? मेरा आ गया था, मतलब मैंने कभी पढ़ा नहीं था 11th-12th में भी कभी, जैसे होता है स्कूल से, मेरा वो साइंस बैकग्राउंड था, तो मैंने इकोनॉमी पढ़ा नहीं था, बट मुझे पता नहीं क्यों काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा। अभी तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट इतना है काफ़ी कि मैं किसी MBA वालों से भी मतलब बैठ के डिबेट कर सकता हूँ इतना इकोनॉमी पे मतलब लगता है मुझे। ये मैंने आपको क्यों बताया कि जैसे अगर आप यही सेम चीज़ करते टेक्निकल एनालिसिस और काफ़ी ज़्यादा टाइम देके, तो ये जो आप कह रहे हैं क्रंच आता कि मेरे पढ़ाई में, जॉब में, इन सब में। बट अभी भी मैं इवन जब करता हूँ तो घुमा फिरा के 2-3 घंटे दिन के देता हूँ, क्योंकि उतने ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। अगर
वही तो मैंने बताया, अगर कोई ब्लैक स्वान इवेंट आएगा तो वो टेक्निकल एनालिसिस बता नहीं सकता है। डिसेंट कुछ होगा तो वो तो एनीवेज आपको पैसा उतना मिलना ही है, 1-2% कम ज़्यादा होगा। ओके, चलो तीसरे साल पे आते हैं इंजीनियरिंग के। हाँ, अभी जब दूसरे साल के एंड पे थे, किस कैपिटल पे बैठे थे? इफ़ यू आर कंफर्टेबल, क्योंकि कैपिटल जैसे जैसे ग्रो होएगा ना, थोड़ी कंफर्ट कम होता जाएगा बताने में, तो यू कैन स्टॉप टेलिंग मनी व्हेन यू फील लाइक। तो क्या हुआ, थर्ड ईयर में मेरे पास अराउंड 3.79 ऐसे कुछ होंगे, हो सकता है। और थर्ड ईयर में ही शायद कोविड आया था, या आई गेस हाँ, कोविड आने के, उसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, कोविड आने से पहले और कोविड आने के बाद, क्योंकि तो पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया फिर तो अब जैसे कोविड आने से पहले मैंने क्या शुरू किया था कि एक तो जैसे आपको मैंने बताया कि स्टॉक्स लिए प्लेज किया, कुछ पैसे उस उधर से आए, कुछ पैसे सेलिंग से आए, दोनों मिला के 25-30% का रिटर्न बन रहा था। तो अब उसके बाद मैंने क्या किया कि आप पैसे लो, म्यूचुअल फंड में डाल दो। मैंने पराग पारिक या किसी के में डाला था, तो वहाँ से ठीक ठाक पैसे 17-18% तक आ जाते थे रिटर्न। तो अब उसमें डाला, फिर आप लेके आओ, अपना ट्रेडिंग करो, तो धीरे धीरे आपकी स्किल बढ़ती है। तो 1% पर मंथ से 1.25 हुआ, ऐसे कुछ करके सेलिंग से भी 15-16 के आसपास आए, तो फिर घुमा फिरा के 32-33% का रिटर्न बन गया। तो इसमें मेन ये समझने का है कि मैंने कभी रिस्की वाला चीज़ किया ही नहीं, कि मतलब रिस्क लेना है, नेकेड मान लिया कोई फ्यूचर, जो अब मैंने शुरू में बताया था कि फ्यूचर ख़रीदा 7% एक दिन में, वो सब से एकदम धीरे धीरे डिटैच हो गया कि वो नहीं करना है। अब जो पैसे आए एक बार आ गए तो फिर वो वापस ना जाए, भले ही कम आए। अगर आप एक साल में 50% रिटर्न बनाते हो, अगले साल 20% खो देते हो, तो बात तो वही हुई जितना मैं एक साल में ऐसे कर रहा हूँ। तो वो और मेंटल स्ट्रेस और प्रेशर अलग, तो वो क्यों करना है। Correct. मैंने ये सोचा। तो ऑप्शन बाइंग ने कभी वापस नहीं बुलाया तुम्हें? नहीं, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आया। फिर 1-2 यूट्यूबर वगैरह को मैंने देखा, अगर नाम ले सकूँ तो, मतलब तो देखा, ले सकते हो। जैसे PR सुंदर वगैरह, इन लोग को देखा, ऑप्शन सेलिंग वगैरह देखा, तो मुझे उसमें फिर इंटरेस्ट आने लगा थोड़ा और। तो ऑप्शन PR सुंदर तो अभी थोड़े अलग तरीके से फेमस हो चुके हैं। आपकी बात अलग है, मतलब तब मतलब होता है ना कि एक कोई उस समय उतना कंटेंट अवेलेबल नहीं था सेलिंग पे, तो अभी भी शायद उतना नहीं है, बट उस समय और नहीं था। तो एक आखी 2 बंदे करते थे, उनमें से वो भी एक थे, तो मैंने देखा ठीक है। फिर उसके बाद जैसे थर्ड ईयर जब ये कोविड आया, तो क्योंकि मैंने पहले से बताया था, आपको बताया ना कि मैं मैक्रो लेवल पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करता हूँ। अब मैंने जब 2020 के स्टार्ट में वो चाइना में आया था और इधर फैल रहा था धीरे धीरे, मुझे तभी फील हो गया था कि हाँ ठीक है कि बढ़ने वाला है, क्योंकि काफ़ी रैपिडली बढ़ रहा था। बट तब भी मैंने थोड़ा और होल्ड किया। फिर जब वो इंडिया में आया, मैंने लगभग अपने सारा पोर्टफोलियो खाली कर दिया कि भैया नहीं चाहिए, और वहाँ से वो गिरना शुरू हुआ। वाह। क्या इसमें मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि जैसे अगर मैं यहाँ पे वो करता, लेवल एनालिसिस करता, RSI कुछ भी देखता अगर, तो मैं 2-3 या देखो, टेक्निकल को बुरा मत बोलो, टेक्निकल को बुरा मत बोलो, अपना जो ठीक है चल गया अच्छी बात है। टेक्निकल के अपने फ़ायदे हैं। मैंने वो भी किया। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं कैसे पैसा बना, वो बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने किया, तो फिर मैं 2-3 ट्रेड और लेता और मैं फंस जाता। जैसे अगर उस समय कोई अगर फ्यूचर बाई करके रखता, हाँ, मतलब इन योर केस प्रत्युष अगर करता, क्योंकि प्रत्युष को टेक्निकल आता नहीं है, इसलिए प्रत्युष फंस जाता, लोग नहीं, नॉर्मली नहीं। हाँ, तो वही, तो उस समय मैंने तो अपना अकाउंट धीरे धीरे लगभग खाली किया। फिर अराउंड थोड़ा थोड़ा ट्रेड करता था, जैसे कॉल को थोड़ा शॉर्ट कर दिया, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा डिसेंट अमाउंट, 1 लॉट कर दिया बस, क्योंकि उस समय पास कैपिटल इतना था कि मैक्सिमम 2-3 लॉट कर सकते थे। तो सिर्फ कॉल को शॉर्ट किया नेकेड, थोड़ा थोड़ा पैसे आए, करता गया। तो धीरे धीरे मैंने पूरा ट्रेस किया नीचे तक, लगभग 9,000 तक तो किया होगा। इसके बाद धीरे धीरे उस समय सेलिंग कर रहा था, तो उसमें सेलिंग में थोड़ा ठीक ठाक प्रॉफिट बना, तो उसको भी रखा मैंने। फिर अब उसके बाद मैंने कुछ दिन तक समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। जैसे 9,000 से 750 तक गया था ना, 7,500 तक, तो निफ्टी उस समय। तो अब उस समय मैं ऐसे ही कर रहा था। फिर मैंने क्या किया कि धीरे धीरे मैंने देखा कि अच्छी अच्छी कंपनी बहुत डिसेंट वैल्यू पे मिल रही है, मतलब कि बढ़ेगा तो है ही, जैसे दुनिया में हर प्रॉब्लम का सल्यूशन तो आता ही है।
तो इसका भी आएगा। तो उसमें मैंने कई सारे स्टॉक लिए, इन्फोसिस वगैरह लिया, उससे काफ़ी एक्यूमुलेट करना मैंने धीरे धीरे शुरू किया। तो और भी बहुत सारे स्टॉक लिए थे, निफ्टी बीजी मैंने ख़रीद लिया था पूरा जो। तो फिर धीरे धीरे ऐसे किया मैंने। फिर अब उसके बाद भी बहुत दिन तक, बट फिर मार्केट नीचे ही जाता गया। 1500 पॉइंट बहुत होता है। हाँ 1500 पॉइंट बहुत है। उस समय मेरे पास याद है एक स्टॉक था RVNL करके। तो RVNL वो Okay. कुछ शायद 10-11 रुपये पे था शायद, ऐसा ही कुछ था, याद नहीं एग्जैक्ट। तो उसको भी मैंने पता नहीं क्यों, मुझे बहुत जैसे कुछ कुछ स्टॉक्स होते हैं ना बहुत पसंद आ जाते हैं कि मतलब बिन मतलब के, कि हाँ पसंद आ गया। ऐसे ही मैंने मुझे बहुत पसंद आने लगा, मैंने उसको लेने लिया काफ़ी। वो क्योंकि क्या था ना कि उस समय वो कोविड के बाद क्या होता है कि जैसे जब पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप पड़ जाती है। अब सिंपल सा चीज़ है, जब पूरा प्राइवेट सेक्टर की इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद है तो जो भी पुश आएगा वो गवर्नमेंट की तरफ से ही आएगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से आएगा तो अब कैसे आएगा, 2-3 है, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बिल्डिंग, रेलवे, इन सब टाइप की चीज़ों से आएगा। तो उस समय बहुत सारी चीज़ें शुरू हुई। तो मैंने ये सोच के लिया था कि अभी गवर्नमेंट काफ़ी सारा पुश करेगी क्योंकि मार्केट में उतना पैसे हैं नहीं, कहीं से डालेगी, मनरेगा के थ्रू। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने RVNL वगैरह लिया, वो मेरा मतलब आज तक का बेस्ट स्टॉक होगा। उसको मैंने काफ़ी मतलब बहुत तब से लेके समझ लीजिए अब तक रखा होगा मैं। कई बार बीच में बेचा खरीदा 2020 से कई बार मैंने ऐसे क्या क्या लोएस्ट प्राइस क्या था जो लिया था जब? कि याद है 12 या 13 था शायद, एकदम एग्जैक्ट, या 17 होगा, ऐसे Okay. कुछ होगा। तो 12-13 या 17 ऐसा कुछ था। अच्छा तो ऐसे मैंने बहुत बार किया, मतलब ये होता है ना कि उसी स्टॉक को पकड़ के मतलब बार अभी- बार अभी क्या चल रहा है ये चल RVNL? रहा है। तो बट उसमें मैंने बताया ना कि जैसे वो होता है ना स्लिपेज एक काइंड का इक्विटी में। तो वो मैंने जैसे आज बेच दिया, अब वो अपर सर्किट पे है, अगले दिन अब मैं क्या होता है कि आप आज बेच देते हो बट फिर अगले दिन फिर अपर सर्किट लगा तो फिर मन करने लगता है कि क्या पता ये 2-3 दिन और मारेगा अपर सर्किट, तो फिर लिया ऐसे करके। बट फिर भी मतलब RVNL ऐसा था कि उसको मैंने लिया, उसमें मैंने वो स्टॉक तो वहाँ से 10x हुआ होगा, बट मैंने भी करीब 7 to 8x उसको एंजॉय किया पूरा रैली। बट फिर उसके बाद भी आपको होता है कि ऐसे इतने छोटे पेनी स्टॉक में लगाने का मतलब हिम्मत भी चाहिए होती है कि एक आप रिस्क भी है। 1 लाख रुपए लगाना उसमें बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि भाई क्या हो जाए कल को। तो इस तरह से मैंने किया। एक्चुअली अब उसके बाद यही सब मैंने शुरू किया। उसके बाद फिर तो मार्केट बढ़ने लगा, उसके बाद तो 1 साइडेड रैली थी पूरी, तो उसमें मुझे काफ़ी प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद 21 की बात है जब अक्टूबर में शायद हाई मारा था ना 18,600 या समथिंग। उस समय जो मैंने बताया था कि आपको लॉस हुआ था वो 80,000 का एक बार में। तो अक्टूबर 2021 की बात होगी। तो उस समय मार्केट तो 1 साइडेड ऊपर जा रहा है, लेकिन जो आप अगर उसको राइड कर रहे हो मार्केट को तो आपको तो लगता है कि वो ऊपर ही जाता रहेगा। फिर मैं ऊपर जा रहा है। हाँ, ऊपर ही जा रहा तो फिर मैंने वहाँ पे वो पुट था उसको मैंने नेकेड क्या कहते हैं शॉर्ट किया था, ठीक है। शाबाश। अब नहीं तो ये गलत हो गया ना वहाँ पे यही। तब ये तब ये सरकेस्टिक वाला शाबाश था मेरा। वो हुआ तो वो मार्केट वहाँ से फिर नीचे आया अराउंड 15 समथिंग तक। तो बट मैं उतना नहीं होल्ड किया, बट 80,000 के लॉस हो रहा था तो मैंने उस समय उसको बुक कर दिया। तो ये तो था, ये मेरा हाईएस्ट लॉस था उस समय का अभी तक। अच्छा इस लॉस के लिए तुम तैयार थे? मतलब तुम्हें था कि एक होता है ना फितूर हो जाता है, अरे सब चल रहा है, सब एवरीथिंग इज गोइंग गुड, समझ में आ गया मेरे को, नहीं तो और एकदम से मार्केट ने मारा खींच के एक बेटा इधर आओ। मैं बताती हूँ। नहीं तैयार तो नहीं था, तैयार तो कोई नहीं रहता है वैसे। आपको जब तक प्रॉफिट के लिए हर आदमी तैयार रहता है बट लॉस के लिए कोई नहीं तैयार रहता है तब। तो वो आया, बट उस समय क्या था कि जैसे सेकंड ईयर के थर्ड ईयर के तक आपसे बताया था ना कि अराउंड 3 पॉइंट समथिंग का, मुझे एग्जैक्ट कैपिटल का तो भी नहीं याद है, बट अराउंड 3.9 या 3.7 ऐसे कुछ होगा। तो उसके बाद वो कोविड का रैली शुरू हुआ। तो कोविड का रैली शुरू हुआ तो देखते देखते 50% बढ़ गया। तो जो क्या कहते हैं, और मैंने आपको क्या बताया था कि जो मैं पूरा कैपिटल को इन्वेस्ट कहीं किया हूँ, मैंने निफ्टी 20 लिया हुआ है, ऐसे टाइप के म्यूचुअल फंड्स लिए। म्यूचुअल फंड तो तब उस समय मैंने 1 साल के उस समय लिया था, बट अभी फिर से मैं उस चीज़ पे आ गया हूँ। सेकेंड ईयर में मैंने किया था कि म्यूचुअल फंड लिया, उसको प्लेज किया, फिर ट्रेड किया।
बट उसके बाद मैंने वो हटा दिया था 1 साल के बाद। फिर मैंने स्टॉक्स लिए थे और उसको प्लेस किया, ट्रेड किया। अब जब कोविड के बाद हुआ तो उस समय बस अराउंड 3.7 3.9 ऐसे कुछ होगा, तो वो पूरा अमाउंट किसी न किसी में लगा था। 20-25 हज़ार RVNL में, टाटा एलेक्सी में, HDFC, इन्फोसिस मैंने काफ़ी लिया था उस समय। तो इन्फोसिस 400 या 558। ये नया पैसा मतलब उतना नया पैसा आ रहा था कि तुम इतना और क्वांटिटी दे सको? जैसे अगर आप 1 लाख का अभी 30% मैंने हर साल लगभग मिनिमम बनाया है, 30%। तो अगर 1 लाख का आप 30,000, 2 लाख का 30,000 60,000 आप करोगे तो 1 लाख तो ऐसे ही बढ़ गया। तो इस थर्ड ईयर आते आते तक मेरे पास 3-7 और उसमें 50-60-70 हज़ार रुपये मैंने खुद से और डाले होंगे। तो करते करते 3.7 3.9 हो गया। वहाँ से जब शुरू हुई तो फिर वो तो सीधे 50% के ऊपर चली गई। तो वो कैपिटल वहाँ से मुझे मेजर बूस्ट मिला कि, और उसमें एक वो भी है कि ये तो वही मैंने बताया ना कि जैसे ओवरऑल मार्केट बढ़ रहा है तो मैंने सोचा डालते जाओ जितना पैसा आ रहा है सब डाल दो। तो डाला। तो फिर जब वहाँ से मैं कोविड के अक्टूबर तक पहुँचा तो मेरे पास अराउंड 7.9 या 8 लाख के करीब हो गए थे। तो 25 दिन में पैसा डबल? नहीं नहीं, ये रैली में तो यार जो समझदारी के साथ सही टाइम पे इस गाड़ी में चढ़ गया ना, रैली जब हुई है ये वाली, तो उसने किया है 1.5-2 गुना 2.5 गुना पैसा हुआ है। अब ये बाय कई लोगों का बाय लक था, कई लोगों का बाय टेक्निकल था, मतलब समझ थी। टाइम में अपने पोजीशंस पूरी कट कर दिए थे, उसके कारण मैं फंसा नहीं। उसके जो वो होता है ना कि अगर जैसे कि आपके पास दो ही कंडीशन, या तो आपके पास पैसा है हाथ में या स्टॉक में है। अगर आपके स्टॉक में ऑलरेडी लगे हुए हैं तब तो मार्केट जितना नीचे जाए उतना आपको दर्द है, लेकिन अगर आपके हाथ में पैसे हैं और तब मार्केट नीचे जाए तब तो उससे अच्छा तो कुछ है नहीं। उससे अच्छा था। तो फिर जब रैली शुरू हुई तो मैंने जितने पैसे थे सब लगभग डाले हुए थे। तो ऐसे करते करते डाले, तो जब ये अक्टूबर तक मेरे पास हो गया था अराउंड बताया 7-8 लाख के करीब हो गया था लगभग। तो यार एक बात बताओ, कॉलेज के 3rd-4th ईयर में थे? 3rd या 4th? 4th ईयर में होगा जब खत्म 21 में। तो अपना सीनियर ईयर चल रहा है अभी, ठीक है। तो यार एज ए पर्सन डिड यू चेंज? कुछ फ़र्क आया था? मतलब अच्छा आंसर मत देना, सही वाला आंसर देना कि कुछ शौक चेंज हो गए, कुछ दिमाग अलग हो गया, आउटलुक चेंज हो गया, घर पे कुछ अलग हो गया, क्या फ़र्क आया था? क्या हुआ कि मैंने अपने कॉलेज की फ़ीस पे की, तो उससे आता है कि हाँ भाई खुद से किया, तो ना कि मतलब कि उससे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ पे कर दिया। ये मतलब हुआ कि मतलब जैसे कहीं जाना है घूमने या ऐसे कुछ करना है, जो 4th ईयर में फिर यही होता है कि घूमे टहले पार्टी किए ये सब किए। तो जैसे आप ये नहीं फील हुआ कि भाई पैसे नहीं है, कि इतना था कि हाँ अब 4th ईयर में क्या ही एस्पिरेशन होता है आदमी का, यही होता है कि घूमो फिरो पार्टी करो यही सब करो। तो ये किया मैंने। तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आई, यही सबसे अच्छा लगा। ओके। नए दोस्त बने जो कि बनना चाहते थे दोस्त तुम्हारे? दोस्त तो वही थे हमेशा से, ऐसा कुछ नहीं था। दोस्त वही थे। मार्केट से रिलेटेड कुछ दोस्त बने होंगे थोड़े बहुत, जो इंटरेस्ट जो सीखना चाहते थे। फिर होने लगा कि जब आसपास के फिर लोग पूछते थे कि कौन सा स्टॉक लेना है, क्या करना है, कैसे करना है, इन सब का। फिर मेरे कई सारे दोस्त ऐसे आए, अपने फादर का पैसा लाए, ये सब करके फिर वो भी लगाते थे, तो मैं भी उनको थोड़ा बताता था, थोड़ा बहुत कर देता था, तो सबका थोड़ा थोड़ा पैसा बने। तो थोड़ा बहुत तो देखो फ़र्क आता ही है व्हेन थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग, और जब दिखने लग जाता है ना तो ज़्यादा थोड़ा सा ये ट्रांजिशन आता है जल्दी। ओके, इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई, जेब में 7.5-8 लाख रुपया है, मतलब जेब में नहीं, मतलब पोर्टफोलियो में जो भी है। उसके बाद जॉब लग गया, उसके साथ के साथ ही कैंपस प्लेसमेंट? जॉब कॉलेज से प्लेसमेंट हो गई तो लग गया, उसके बाद फिर शुरू किया जॉब। तो जो जिस पैकेज पे जॉब लगी होगी तुमने कहा सारा मैं तो ये महीने में निकाल लेता हूँ। हाँ मतलब बट वो एक कंसिस्टेंट इनकम है। जैसे इसमें क्या है कि आपको जैसे मैं जिस क्लाइंट का ट्रेडिंग करता हूँ उसमें एक महीना कोई प्रॉफिट नहीं, अगले महीना उस पिछले महीने का भी कंपनसेट करके मिल जाता है, इस तरीके से मिलता है। बट वो कंसिस्टेंसी नहीं। बट आप एक जॉब का अलग ही मज़ा है कि हाँ ठीक है आपको हर महीने कम ही आए बट आएगा ज़रूर। वो
वो जॉब वैसे हमने तो बात कर ली है, पर बता दो वैसे कि जॉब कहाँ लगी थी? जॉब TCS में। अच्छा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कि इंडिया में करीब मेरे ख्याल से 40-50 लाख तो होने चाहिए, इतने इंजीनियर तो होने चाहिए इंडिया। 7 लाख तो मेरी कंपनी में ही होंगे। हाँ, मैं तुम्हारी राइवल कंपनी में था, इन्फोसिस में, जैसे मैं बता रहा था पहले। तो या ओके, बट आई डोंट थिंक कि जॉब लगने के बाद तुम्हारा टुवर्ड स्टॉक मार्केट का आउटलुक चेंज हुआ होगा। इनफैक्ट नाउ यू थिंक कि मेरे पास अब कंसिस्टेंट कैपिटल आने वाला है, अब इसको मैं ऐड ऑन करूँगा। ऐसे जैसे पहले क्या होता था कि जितना मेरा खर्चे थे वो मार्केट से मैंने एक वो भी किया था कि अब धीरे धीरे सिस्टमेटिकली विड्रॉ भी करने लगा था कि हाँ कुछ पैसे निकाल भी ले, पैसे कमा रहे तो जीना भी तो है बढ़िया से, तो वो निकालने लगे। तो जो मेरा जैसे एक लेवल के बाद आदमी का फिर खर्चे उतने ही रहते हैं, पैसा जितना भी आ जाए, मतलब आपका जो बेसिक खर्चा है वो करेक्ट। होना है। फिर मेरे जो उसकी सैलरी आने लगी उसको मैंने पूरा ये SIP वगैरह, मतलब SIP करवाया नहीं, अपने खुद ही से मतलब मैनेज करके मैं हर महीने एक डिसिप्लिन के थ्रू डालते गया। नहीं, मुझे ये बताओ कि अभी तुम 15 लाख के कैपिटल पे हो, 8 से भी 15 आए हो, तो मतलब 2 साल में तुमने डबल कैपिटल कर दिया है ऑलमोस्ट। अब इन 2 सालों के अंदर तुम्हारा जो मैक्रो लेवल का थॉट प्रोसेस था मार्केट को लेके, या ऑप्शन सेलिंग जो तुम करते थे, ऑप्शन सेलिंग 2 साल पहले और ऑप्शन सेलिंग आज में बहुत फ़र्क आया है। मतलब द काइंड ऑफ मनी जब उस टाइम पे बनाते होगे, आज बहुत कम बनते हैं उस कैपिटल पे पैसा। अभी एकदम से नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे प्रीमियम किल होना शुरू हुआ है। तो तुमने देखा है कम पैसा होता हुआ उसी कैपिटल के ऊपर महीने दर महीने रिटर्न, ROI। तो फिर उस चीज़ को कैसे, हाउ हैव यू हैंडल्ड इट? तो अब जैसे क्या हुआ कि मैं आपको 2 सिनेरियो बताता हूँ कि जैसे अब मेरे पास अराउंड 8-9 लाख थे, इसमें मैं किसी भी स्टॉक का 1 लॉट के करीब फिजिकल डिलीवरी भी ले सकता था। जैसे कोई भी पिटा हुआ स्टॉक है कई का, तो इस समय 4 लाख पे भी 1 लॉट हो जा रहा है। तो एक करेक्ट। हाँ, तो मैंने क्या किया कि अभी जैसे डिक्सॉन वगैरह जैसे स्टॉक हुए, तो ये इनको भी मैंने लिया। तो अब इसमें मैं क्या करता था कि मेरा पैसे हैं उसको मैं लिक्विड बीज वगैरह में डाल दिया, उसको प्लेज किया, और नीचे के कैश सिक्योर्ड पुट की तरफ मैंने काम करना शुरू किया। जैसे मान लीजिए 1600 पे कोई स्टॉक है, तो 1200-1300 पे जाके मैंने ऑप्शन सेलिंग करना शुरू किया। अब उसको हर महीने कंसिस्टेंटली किया, 6% मुझे वहाँ से मिल रहा है और कुछ पैसे इधर से मिल रहे हैं, 1% 1.5% जो भी मिल रहा है। तो ऐसे करते फिर एक समय आएगा कि जब आपका नीचे लो हिट कर जाएगा। अगर 1600 का स्टॉक 1200 पे आया तो काफ़ी नीचे आ चुका है वो, तो अब वहाँ पे मैंने उसकी डिलीवरी ली, फिर मैं उसको होल्ड किया, फिर कवर्ड कॉल करने लगा, कैश सिक्योर्ड पुट से कवर्ड कॉल पे स्विच हुआ, फिर ऊपर कॉल से पैसे कमाने लगा, और जो स्टॉक ऊपर अप्रिशिएट किया वो करते करते तो ओवरऑल जर्नी में मेरा इतना था कि मेथड बहुत चेंज किए, और बट मैं हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखा हूँ कि कैसे मुझे अराउंड 30-35% रिटर्न बनाने हैं, चाहे वो लिक्विड बीज का सहारा लेके करो या म्यूचुअल फंड का सहारा लेके करो या सीधे स्टॉक खरीदो, ऑप्शन सेल करो, जो भी करना करो, बट 30-35% के रेंज में अगर बनता है तो दैट इज़ वेरी गुड रिटर्न। और मतलब इससे ज़्यादा करने में आपको फिर लॉस का बहुत ज़्यादा वो है। बट यार 30-35%, अगर मैं 30 भी पकड़ के चलूँ हर साल कंसिस्टेंटली बनाना, ये मैं मान सकता हूँ 4-5 साल से यू कर रहे होगे ये चीज़। बट यार इससे एडिशनल प्रेशर भी आता है, और इतना कंसिस्टेंट होना मतलब रियलिस्टिक है भी, पॉसिबल भी है ये? उतना नहीं होगा, वही मैंने बताया ना कि आपको क्या देखना पड़ेगा कि सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि आपको कहाँ कहाँ से पैसे मतलब कितना % रिटर्न कर लिया सेग्रीगेट, लेकिन कहीं ना कहीं पे अपना रिस्क एपेटाइट बढ़ाना पड़ेगा ना किसी सेगमेंट में, जहाँ पे थोड़ा रिटर्न कम आना शुरू हो गया है। तो उसमें मैंने क्या किया कि जैसे पहले मैंने आपको बताया कि आउट ऑफ द मनी करता था, तो उसमें कम मिलता था रिटर्न, फिर मैं धीरे धीरे पास आता गया, स्पॉट के पास आता गया, तो रिटर्न बढ़ा बट फिर रिस्क भी बढ़ा। तो कई बार अब क्या होता था कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, रिस्क मतलब लॉस हो रहा है तो लॉस भी थोड़ा ज़्यादा होने लगा। बट फिर जैसे मैंने ऐट द मनी करने लगा, फिर कई बार जैसे कई दिन फिर ऐट द मनी पे आया। जैसे पहले शुरू जब मैंने किया था तो एकदम आउट ऑफ द मनी से,
फिर उसके बाद पास आता गया। जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपको लगता है कि मार्केट कितना वॉलेटाइल हो सकता है, विक्स आप देखने लगते हो ढंग से, सब कुछ करने लगते हो, तो आप फिर स्पॉट के थोड़ा पास आते हो कि अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो उतना पास आए आप करते फिर। और मैंने एक चेंज बड़ा लाया कि मैं फिर लीप्स में ट्रेड करने लगा, जो लॉन्ग टर्म ऑप्शंस हो गए। तो उसमें क्या होता है कि वॉलेटिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। आप जैसे अब मैंने अभी भी एक दो व्यू लेके रखे हैं कि जैसे अब यूएस का जैसे फेडरल रिजर्व है, वो अब इसके बाद जो वो है इंटरेस्ट रेट है वो कम होने वाला है, ठीक है। तो और 2021 के अक्टूबर से मार्केट 18,600 के आसपास का लेवल पे ही है, ठीक है। मतलब 2 साल का कंसोलिडेशन है। तो अगर आज मैं 18,000 का जो पुट है उसको शॉर्ट करता हूँ 2024 के लिए, तो अब इतना तो ख़राब किस्मत नहीं है इंडिया का कि 4 साल तक मतलब मार्केट एक ही जगह पे बैठा रहेगा या निगेटिव रिटर्न देगा। मतलब ऐसा तो गुनाह किया नहीं है कोई, मतलब सरकार या कोई, ऐसा इतना तो नहीं होगा। तो अब आप समझो वो भी होगा अराउंड 600-700 का होगा आपका। तो आप तो ये समझिए इसमें रिस्क लगभग नेग्लेजिबल है। थोड़ा ये लीप जो बता रहे हो थोड़ा एक्सप्लेन करो इसको, हाउ डज इट वर्क। तो जैसे क्या होता है कि ये जो लीप्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है कि अमेरिका में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म ऑप्शंस कर सकते हो, बट हमारे इंडिया में क्या है कि ये सिर्फ जनरली सिर्फ इंडेक्स में, मेनली निफ्टी में ही अवेलेबल लिक्विड रहता है, तो स्टॉक्स में नहीं अवेलेबल रहता है। बट अमेरिका में स्टॉक्स में, इंडिसेस में, सब में ही अवेलेबल है। तो इसमें क्या होता है कि 1 साल, 9 महीने, 1 साल, 2 साल, इस तरह का आप व्यू ले सकते हो ऑप्शन में। तो एक तरह से काइंड ऑफ ये वो हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही हो गया, बट वाया द रूट ऑफ ऑप्शन सेलिंग। आप जैसे पुट को शॉर्ट कर रहे हो 18,000 के, और आप कह रहे हो कि 2 साल के एंड में ये 18,000 से नीचे तो नहीं जाएगा ना। तो आपको एक 2 साल का टाइम फ्रेम भी क्या हो सकता है कि 2 साल के बीच में वो 15,000 भी चला जाए, बट हाँ, बट डजंट मैटर एट द एंड ऑफ द 2 इयर्स। जिन्हें एमटीएम को डील करने भर का, तो इट डजेंट मैटर, वो पड़े रहने दो, जैसे स्टॉक पड़े रहते हैं वैसे इसको भी पड़े रहने दो। तो ये जो सिस्टम है इसमें क्या होता है कि अब जैसे एक चीज़ होता है कि मैंने कैलेंडर्स काफ़ी यूज़ किए लीप्स के थ्रू कंबाइन करके। तो अब जैसे आप समझिए आप 2023 चल रहा है और अभी मैं दिसंबर का एक कॉल को शॉर्ट करता हूँ अराउंड समझिए 20,000 का, ठीक है। तो वो होगा अराउंड जितने का भी हो, सपोज 500 का अगर मान लिया, तो 2023 के 20,000 के लेवल का कॉल को अगर मैं शॉर्ट करता हूँ और 2024 में जाके उसी को मैं फिर से बाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा आपका कि जब 2023 के एंड में वो वहाँ पहुँचेगा जो मार्केट है, तो आपका जो प्रीमियम आपने कलेक्ट किया वो आपका हो गया, और जो 2024 का था उसमें भी तो कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू बची ही होगी काफ़ी। तो आपको इन सब चीज़, जैसे आप बैठोगे ना थोड़ा मैथ और ये सब सोचोगे ना, तो लगेगा कि उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। थोड़ा आपको बस बैठ के दिमाग लगाना है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज करो। जैसे डिफ़िकल्ट तो होगा आई एम श्योर, बट अगर हम बहुत दूर दूर का टाइमलाइन रख के रखते हैं तो एक रिस्क लेवल कम हो जाता है। तो दैट का नाम। अच्छा, ये इंडिया में बैठ के हम लीव्स पे अमेरिकन मार्केट में कर सकते हैं? नहीं, अमेरिकन ऑप्शंस में नहीं। ये जो मैंने किया ये इंडियन मार्केट के लिए बताया, इंडियन मार्केट में भी अवेलेबल है। अच्छा, इंडियन मार्केट में है वगैरह में अवेलेबल है, बट स्टॉक्स में नहीं अवेलेबल है। एज एन इंडेक्स में, एज एन इंडियन टैक्स रेसिडेंट आप यूएस के डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड नहीं कर सकते। करेक्ट। और इनफैक्ट मेरे ख्याल से सिर्फ इन्वेस्टिंग ही अलाउड है, सिर्फ इन्वेस्टिंग अलाउड। तो यार ये कंफर्म है कि तुम्हारी जो आदत है नए नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में ट्रेड या इन्वेस्ट करने की, वो अभी भी चालू है, मतलब दैट्स स्टिल गोइंग ऑन। क्योंकि आप अपने आप को इवॉल्व नहीं करोगे करंट मार्केट कंडीशन से, तो कैसे होगा। जैसे आपने बताया ना कि अब जैसे जो भी प्रीमियम्स हैं, सेम प्राइस सेम डिस्टेंस के प्रीमियम पहले उस लेवल ज़्यादा मिलते थे। मान लीजिए आज 20,000 है निफ्टी, तो आज से 2 साल पहले 21,000 का जो कॉल रहेगा उसका प्रीमियम ज़्यादा था कंपेयर टू अभी जितना मिल रहा है। इसमें विक्स का भी कुछ रोल है, क्योंकि विक्स भी ऑल टाइम लो पे है लगभग, बट लो पे वेरी करता रहता है। बट ये भी है ना यार कि जब भी तुम नया प्रोडक्ट यूज़ ट्राई करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, तो कैपिटल कम रखते हो। इसमें कैपिटल लीप में इंडिया के कैपिटल जो इंडिया का लीप है
इंडेक्स वाला, इसमें कितने कैपिटल से यू स्टार्टेड विद? इसमें वो वैरी करता है, जैसे आपको जितना प्रीमियम मिलेगा, अगर क्या होता है जनरली शायद 20 या 30% ज़्यादा लगता है। जैसे आप इस साल का अगर दिसंबर का शॉर्ट करोगे तो उसके कंपैरिजन में नेक्स्ट ईयर का जो रहेगा वो अराउंड 30% शायद कुछ एक्स्ट्रा लगता है। बट जैसे ही क्या होता है लीप्स, उसको इंडिया में लीप्स 9 मंथ्स को कंसिडर किया जाता है कि जैसे मान लीजिए आज मार्च चल रहा है तो दिसंबर का जो मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है वो लीप्स नहीं कहलाएगा क्योंकि वो 9 मंथ के रेंज में आ गया, तो उसका जो आपको मार्जिन चार्ज किया जाएगा वो भी थोड़ा कम रहेगा। बट आप वही अगर नेक्स्ट ईयर के मार्च का करते हो 2024 मार्च का, तो आपका जो मार्जिन यूटिलाइजेशन रहेगा ना वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब आपको अगर ऐसे 1 लाख लग रहा है तो वैसे लगभग 175 या ऐसे कुछ लगेगा। बट जैसे ही आपका 9 मंथ के रेंज में आ गया ना तो उतना 75,000 वापस आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है ब्रोकर। ओके, मे भी थोड़ा और रिसर्च करने की ज़रूरत है हमें। आई नीड टू मोर, थोड़ा अच्छा प्रोडक्ट है सीम्स लाइक। हाँ, मतलब बहुत कम अवेयरनेस होती है ना लोगों को कि ऐसे प्रोडक्ट भी पड़े हैं जो फार ऑफ हैं, एक तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है बट हैं ऑप्शन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में। मतलब बहुत ज़्यादा सेफ्टी और लेवरेज भी आपको काफ़ी मिल जाता है। जो चीज़ आप 10 लाख के कैपिटल से करोगे इक्विटी सेगमेंट में, वो आपको अगर 1 लाख के या 1.5 लाख के कैपिटल में करने को मिल रहा है विथ उससे भी कम रिस्क, तो क्यों नहीं करने चाहिए, करना ही चाहिए। जब एकदम से बहुत सारा पैसा देखते थे या अभी भी देखते हो, तब का 2.4 लाख शायद आज का 5 लाख होगा, जब भी प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट, लाइक मतलब once in 6 months काइंड ऑफ ए थिंग। तो हाउ डू यू रिएक्ट, कैसे उस चीज़ को हाउ डू यू बिहेव? अब तो जैसे क्या होता है कि मैंने अभी शुरू किया है, जो भी प्रॉफिट हुआ उसको थोड़ा मतलब सिस्टमैटिक अब करने का शुरू किया है। जैसे कि प्रॉफिट हुआ तो एक 15 लाख का कैपिटल रखो, उसके बाद जो पैसा हुआ उसको म्यूचुअल फंड वगैरह या इन सब टाइप की चीज़ों में डालते जाओ। फिर मान लीजिए आपको कभी ज़रूरत पड़ती है, नॉट इन द सेंस कि फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है ऐसा कुछ, आप मान लीजिए आप कुछ भी की हो, कोई ऑप्शन सेलिंग की हो, पुट सेल की हो, अब उसमें मान लो आप फंस गए हो, तो अगर आप फिजिकल डिलीवरी उसका ले पाओगे तो आपको एक्चुअली में वो लॉस हुआ नहीं। फिर तो अगर आप फिजिकल डिलीवरी से स्टॉक के ले लिए तो ये सब जो पैसे आपके प्रॉफिट के अगर आप उसको सेग्रीगेट करके रखोगे तो वो आपको ऐसे जो ब्लैक स्वॉन इवेंट्स होते हैं ना प्रॉब्लमेटिक, जिसमें आप फंस जाते हो कभी कभी, उससे निकालने में बहुत हेल्प करते हैं। तो ओके, 2023 में बैठे हैं अपन प्रत्युष, है ना? जब तुम्हें TCS या IT में या जॉब में 5 साल हो जाएंगे और ये साथ ही चलती रहेगी, आई एम प्रीटी श्योर कि तुम फाइनेंशियल प्रोडक्ट और ना एक्सपेरिमेंट करते रहोगे साथ कुछ ना कुछ, बट वो तुम्हारा उससे एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि वो तुम्हें पैसा देगा। वो एक एक्सपेरिमेंट होता है कि वेदर तुम्हारे ट्रेडिंग स्टाइल में ये फिट बैठेगा, इन्वेस्टिंग स्टाइल में फिट बैठेगा या नहीं। तो जो तुम्हारा पैसा कमाने का तरीका है आज की तारीख में ऑप्शन सेलिंग ही है और इन्वेस्टिंग है, पर ऑप्शन सेलिंग आगे चल के और भी टफ होने वाला है। दिस इज़ काइंड ऑफ श्योर, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें ओपिनियन है, दिस इज़ व्हाट्स गोना हैपन मोर और लेस। मतलब पैसा कमाया जा सकता है बट कैपिटल और ज़्यादा चाहिए होगा उतने ही रिटर्न के लिए। तो फिर तुम अपने आप को हाउ आर यू अपने आप को कैसे इवॉल्व करने की, या क्या ये फोर्सी करके देख रहे हो या तब देखेंगे? ये जैसे मैंने अभी ये लीप्स वाला बताया, तो मेरा जो नेक्स्ट है वो ये लीप्स वाला है, और थोड़ा मैं अभी US मार्केट्स में भी धीरे धीरे करने लगा हूँ इन्वेस्ट। तो अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे टेस्ला वगैरह में भी मैंने इन्वेस्ट किया था, तो धीरे धीरे अब जैसे क्या है कि जैसे अभी एक जो ऑप्शन सेलिंग का जो आप बता रहे हो हार्ड हो रहा है, एक तो इसमें ये जो 50-50 कोलैटरल कैश का रूल है इसमें सेबी का, हाँ। ये भी प्रॉब्लम, बट अभी भी कई सारे ब्रोकर्स देते हैं 100% कोलैटरल जैसे, तो वो अभी भी मिलता है, मुझे भी मिलता है। ये सब है अभी, यही मेन जो है मुझे अभी नया जो ये बताया मैंने लीप्स वाला लॉन्ग टर्म ऑप्शंस, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इसमें आप कंसिस्टेंट अच्छा पैसा गुड रिटर्न आप कमा सकते हो। आपको एक मैं वो बताता हूँ, जैसे एक पैसा लिए उसका आपने म्यूचुअल फंड में लगा दिया 2 साल के लिए, ठीक है। अगर अब इतना बड़ा कोई भी फंड मैनेजर है तो भाई 15% तो निकाल ही देगा, तो 15% वो किया और आपने लीप्स में लगाया 2 साल के लिए, अगर आपने लगाया तो करीब यहाँ से लगाया तो 35-40% तक आपको लीप्स में अकेले रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं, काफ़ी सारे केसेस में मिल जाते हैं। तो अब उसका 40% 2 साल में कर लीजिए, उस मतलब 1 साल का 20%, और
15% तो 35% तो अभी भी हो रहा है, और मेरा यही टारगेट और यही मैं करने ही वाला हूँ कि 35% निकाल लो, उसके बाद का देखेंगे बाद में। सुपर्ब यार प्रत्युष, बहुत बहुत मज़ा आया। आई मीन फाइनेंशियल टेक्निकल लेवल पे बहुत सारी बातें नहीं की हमने, लेकिन यार ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हो गया या हाउ डू यू प्ले रिस्क फ्री, मतलब रिस्क फ्री तो नहीं है बट कम रिस्क के साथ। कम रिस्क के साथ। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि हाँ यार ऑप्शन सेलिंग में दूर के कॉन्ट्रैक्ट बाय करके तो पैसा कमाया ही जा सकता है अगर आपके पास पैसा है तो। But- हाँ कमाया जा सकता है, तो आप भी कमा लो। ग्रेट है प्रत्युष, थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर दिस डिस्कशन। होपफुली ये हेल्प करेगी सबको, एंड होपफुली तुम्हें भी अच्छा लगा होगा। मैं खुद ही बोल देता हूँ।